नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ये तो है प्लास्टिक के चावल, गांव में मचा हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड पहुंचा पटना हाई कोर्ट, उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग। पूर्व एमपी और पप्पू यादव की पत्नी हो सकती हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रभारी ने भेजे हैं 5 नाम, रंजीत रंजन रेस में आगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। ये तो है प्लास्टिक के चावल, गांव में मचा हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर लोगों को परेशान किए हुए है। कोटेदार की दुकान से प्लास्टिक के चावल की बात सामने आने के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कोटे के चावल में कुछ अलग तरह के चावल दिख रहे हैं। इनका आरोप है कि जब इसे पकाया जा रहा है तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। लोग इसे प्लास्टिक का चावल कहकर अब खाने से मना कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसा चावल गोदाम से मिला था वही बांटा जा रहा है। अगर चावल को लेकर शिकायत आ रही है तो उसकी जाँच कराई जाएगी। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद में तहसील फतेहपुर की न्याय पंचायत खपुरवा खानपुर से जुड़े कोटेदार के यहाँ का है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटे की दुकान से जो चावल मिल रहा है उसमें प्लास्टिक के चावल के दाने मिले हैं। यह खबर फैलते हुए कि कुछ ही देर में गांव में हड़कंप मच गया। तहसील फतेहपुर के मैदासपुर गांव के निवासी इसे मिलावटी चावल बता रहे हैं। चावल में प्लास्टिक के चावल का दाना मिले होने की बात से लोग सकते में आ गए हैं। खबर मिलने के बाद जो लोग दुकान से चावल ले गए थे वे भी वापस चावल ले आए और दूसरों के चावलों से मिलान करने लगे। जब अन्य लोगों के चावल में भी मिलावट के चावल दिखाई दिए तो लोग गुस्सा गए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले राशन दुकान से इस तरह का चावल का वितरण कभी नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड पहुंचा पटना हाई कोर्ट, उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों के आंख की रोशनी खो जाने के मामले को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में बुधवार को दायर की गई। यह जनहित याचिका मुकेश कुमार और अन्य के द्वारा दायर की गई है। जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले की जांच एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाए। इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों की वजह से कई लोगों की आंखें चली गई। राज्य सरकार के अधिकारियों को भी एक नियमित अंतराल पर अस्पताल का निरीक्षण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन व जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अपनी आंख गंवा चुके व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही पीड़ितों को अच्छे अस्पताल में उचित इलाज करवाने को लेकर सरकार को आदेश दिया जाए। याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अस्पताल को राज्य सरकार व केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मिली है। मालूम हो कि 22 नवंबर से 27 नवंबर 2021 के बीच 330 व्यक्तियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों के आंख की रोशनी ऑपरेशन के बाद चली गई थी। पूर्व एमपी और पप्पू यादव की पत्नी हो सकती हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रभारी ने भेजे हैं 5 नाम, रंजीत रंजन रेस में आगे। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन बिहार कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने जिन 5 लोगों का नाम कांग्रेस आलाकमान को भेजा है उसमें रंजीत रंजन का नाम सबसे आगे है। रंजीत रंजन सुपौल से सांसद रह चुकी हैं और तेजतर्रार नेता मानी जाती है। रंजीत रंजन के पति पप्पू यादव भी सांसद रह चुके हैं। बिहार के बड़े यादव नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। खबर है कि वो अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। 2 दिन पहले पप्पू यादव ने इसके संकेत भी दिए थे। पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगा था। ये अलग बात है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रेमचंद्र मिश्रा का भी नाम है। प्रेमचंद्र मिश्रा शांत और शालीन छवि के नेता है, विवादों से दूर रहते हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य है। पार्टी के ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। मदन मोहन झा के अध्यक्ष पद से हटने की भरपाई प्रेमचंद्र मिश्रा को कमान सौंपकर की जा सकती है। हालांकि मिथिला क्षेत्र के होने के बाद पार्टी दोहराव से बच सकती है। इसके साथ ही तीसरा नाम परवीन कुशवाहा का है, जो कांग्रेस के पुराने नेता है और कुशवाहा जाति से आते हैं। बताया जाता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले नेताओं में है। उनके नाम पर विरोध भी कम होगा। प्रवीण कुशवाहा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और एआईसीसी के मेंबर भी है।
अब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की एलजेपी। बिहार में केवल एक सीट पर मिली थी जीत। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी ने बिहार विधानसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ा था। चुनाव से ठीक पहले वो एनडीए से अलग हो गए थे। इसका नतीजा रहा कि लोजपा को केवल एक सीट पर ही जीत मिली थी। उनके एकमात्र विधायक ने भी बाद में जेडीयू ज्वाइन कर विधानसभा में पार्टी का विलय ही करा दिया था। पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नई दिल्ली में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडेय, प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य, तमाम जिलाध्यक्ष एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया। सिंह ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की आम सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया कि बिना गठबंधन अकेले ही पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी। प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत है। वहां पिछले विधानसभा में पार्टी के आधा दर्जन विधायक थे। यूपी में भाजपा होगी निशाने पर। बिहार में भले ही चिराग के निशाने पर भाजपा की जगह नीतीश कुमार और उनकी जदयू थी, लेकिन यूपी में स्थितियां बिल्कुल उलट होंगी। यहाँ चिराग के निशाने पर भाजपा होगी। पिछले दिनों बरेली दौरे पर गए चिराग ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों के बारे में बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा था। चिराग ने कहा था कि प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के मामले में यूपी पीछे है। यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है और बाहर उनको बेइज्जत भी होना पड़ता है। धर्म और जाति के आधार पर आज भी भेदभाव हो रहा है। उनका कहना है कि यूपी चुनाव के विजन डॉक्यूमेंट में ये मुद्दे रहेंगे। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर रोक। ओमाइक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर केजरीवाल ने आज बुलाई बैठक। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कोरोना से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। DDMA ने अपने आदेश में प्रशासन को औचक निरीक्षण और सर्वे करने का आदेश दिया है। शादियों में भी सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन को ऐसे स्थानों का चयन करने के आदेश दिए गए हैं जो कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। वर्कप्लेस और दुकानों में नो मास्क नो एंट्री लागू करना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी को अलाउ किया जाएगा। सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी भी जमावड़े पर रोक रहेगी। बैंक्वेट हॉल में शादी, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद धक्का मुक्की होने पर रो पड़ी हेमा मालिनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के मंच से उतरते हुए परेड मैदान में भगदड़ की स्थिति बन गई। कुछ ही पल में पूरा मैदान खाली हो गया। खासियत की व्यवस्था में लगे अफसर भी गायब हो गए। इसका नतीजा रहा कि धक्का मुक्की की शिकार सांसद हेमा मालिनी रो पड़ी। प्रधानमंत्री के जाने के बाद हेमा मालिनी भी निकलने लगी, लेकिन गेट पर खड़े लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्हें धक्के भी लगे। वहां मौजूद सिविल डिफेंस के सदस्य के सुरक्षा कर्मियों की मदद से हेमा मालिनी को भीतर ले गए। इसके कुछ देर बाद वाराणसी की नंबर प्लेट वाले वाहन से उन्हें निकाला गया ताकि कोई पहचान न सके। सिविल डिफेंस के सदस्यों ने भीड़ नियंत्रण तथा ट्रैफिक व्यवस्था में भी प्रशासन की मदद की। इससे पहले मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा में भी कॉरिडोर बनाए जाने की वकालत की है। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद संवाददाताओं से हुई बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा कि काशी विश्वनाथ में बहुत सुंदर कॉरिडोर बना है। अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसलिए सबको लगता है कि मथुरा में भी कॉरिडोर होना चाहिए। संवाददाताओं ने पूछा कि क्या यह मांग वो सरकार के समक्ष उठाएंगी, तो उन्होंने कहा कि यह मांग कर दी गई है। राज्यसभा सदस्य जया बच्चन द्वारा भाजपा को श्राप दिए जाने के सवाल पर हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओबीसी वोटों के लिए बिछी बिसात, घिरने लगी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी पर होने वाली राजनीति एक बार फिर से केंद्र में आ रही है। हाल में ओबीसी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए, जिसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी केंद्र की मोदी सरकार को इसने चिंता में ला दिया है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन मसलों के सामने आने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। उधर विपक्षी दल इन मुद्दों को हवा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 1 साल तक चले किसान आंदोलन के दबाव से निकली केंद्र सरकार अभी कोई नया विवाद नहीं चाहती है। साथ ही ओबीसी बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक के रूप में उभरे हैं। ऐसे में वो इनके मसले पर किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहेगी।
कुल मिलाकर चुनावी दंगल से पहले सर्द मौसम में ओबीसी राजनीति की तपिश महसूस की जा सकती है और अगले कुछ दिनों में सरकार का दांव और विपक्षी दलों का वार देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने केंद्र सरकार और बीजेपी को मुसीबत में डाला। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई गई। वहां पंचायत चुनाव में 13% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय करने के मुद्दे पर भी सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने ओबीसी को राहत देते हुए मौजूदा क्रीमी लेयर को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इसी कारण नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है।